हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 16 जुलाई 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उससे बढ़ने से पहले हम लोग हेडलाइंस देखते हैं। ठीक है, न्यूज़ का हेडलाइंस देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लास का रोड मैप हम लोग को पता चल जाए कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला हेडलाइंस है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता जो हुआ है उसके बारे में लागू हो गया है। तो उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता है क्या भारत यूके के, और इससे भारत को क्या लाभ होगा और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, और किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ होगा ये हम लोग देखते हुए चलेंगे। सेकंड जो हमारा न्यूज़ रहेगा, बीबी जी राम जी एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी। देखिए 1 जुलाई से ये बीबी जी राम जी आपका लागू हो गया है। तो बीबी जी राम जी है क्या, पूरे डिटेल में आपको आज बताऊंगा फिर से। और प्लीज़ ये नोट डाउन करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी को भी देखते हुए वगैरह सा, तो ये बताना मुझे ज़रूरी था। और ग्रामीण रोजगार गारंटी क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। ओके, थर्ड है आपका कि संविधान 131वां संशोधन विधेयक, संविधान विधेयक में आपका एवं परिसीमन आएगा। देखिए क्या है, मानसून सत्र अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें 131वां जो संविधान संशोधन है ना, ये संशोधन को लेकर विधेयक जो चलेगा वो बहुत चर्चा में है। और इसमें परिसीमन के बात कही गई है, तो परिसीमन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। और 131वां संशोधन क्या है वो हम लोग समझते हुए चलेंगे। प्लस में आपको इससे क्या डिलिमिटेशन, जो परिसीमन बोला जाता है, डिलिमिटेशन से कि किन राज्यों को घाटा हो रहा है और किन राज्यों को फ़ायदा होगा, ये भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, फोर्थ है आपका आरबीआई का डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया है आरबीआई ने। तो एक मसौदा तैयार किया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आरबीआई का डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान है, और आरबीआई के बारे में फुल्ली डिटेल आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली हम मेरे साथ रहिए और आप लोग पढ़िए। ठीक है, उससे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप वीडियो जो देख रहे हैं ये किस चैनल से देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है हमारा। और ये बहुत जल्दी आपका वेब्स एकेडमी नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाला है जो लर्निंग ऐप रहेगा। ठीक है, और ये ऐप जो है आपका 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करेगा। तो वो कौन कौन से कोर्स है। पहला जो कोर्स है आपका यूपीएससी सीएसई, ये 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए लॉन्च होगा, जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट का ऑप्शनल भी रहेगा। कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कॉमर्स रहेगा। अगर आप लोग का पीएसआईआर मांग रहेगा तो पीएसआईआर भी हम लोग लॉन्च करेंगे। सेकंड जो कोर्स रहेगा आपका 72वीं बीपीएससी का मेंस का कोर्स रहेगा। देखिए इसमें आपका प्री आपका 26 जुलाई को होने वाला है, और इसका सारी क्लासेस जो प्री के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है, आपको 5 से 10 बजे के बीच में आपको टोटल क्लास मिलती है। बिहार स्पेशल जो जीएस का है वो मेरे द्वारा करवाया जाता है, बिहार करंट का मेरे द्वारा करवाया जाता है। मैम जो है फुल लेंथ का टेस्ट रात 10 बजे लेती हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारी क्लासेस जो भी बीपीएससी के हैं वो कर सकते हैं प्रीलिम्स देने वाले। ठीक है, वहीं 73वीं बीपीएससी का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स रहेगा, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस का आंसर राइटिंग प्लस आपका मॉक इंटरव्यू टेस्ट भी लिया जाएगा। थर्ड जो कोर्स रहेगा आपका, ये आपका 15वीं जेपीएससी जो है ना, ये आपका इस चीज़ का फाउंडेशन कोर्स रहेगा, जिसमें आपका प्री रहेगा, मेंस का आंसर राइटिंग रहेगा, प्लस हमारा मॉक इंटरव्यू टेस्ट रहेगा। वहीं फोर्थ जो कोर्स रहेगा ये आपके मांग पे डिपेंड करता है, जिस कोर्स का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा वो कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। अब रही बात कि इन 4 कोर्सों में आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है। इसमें बेनिफिट उठाने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल, उस चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर में शामिल होते हैं तो इन 4 कोर्सों में हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको स्टडी गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट प्रदान करेगा। ठीक है, जो प्लीज़ जो भी नए लर्नर हैं, पुराने लर्नर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, गली मोहल्ले जो भी फैमिली में, उनको बताइए इस चैनल के बारे में और उनसे सब्सक्राइब करने बोलिए। ठीक है, हमसे जुड़ने बोलिए। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ना, उनको ज़रूर बताइए और उनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है यार, जुलाई अंत तक। देखते हैं आप लोग पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 जुलाई को बोल रहा हूँ, जुलाई अंत तक आप लोग को ये टारगेट दिया गया है, ताकि आप लोगों के सामने हम लोग 15 अगस्त से आप लोग के सामने डिजिटल बोर्ड पे
आप लोग के सामने फेस बाय फेस आपके लाइव आकर पढ़ा सकूं, आप पर सारे फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर सकूं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा केयरफुली इस चीज़ को ध्यान में रखिए और 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा करवाइए, और वीडियो पे लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि 1000 हमारा सब्सक्राइबर आप लोग कीजिए। जो जो भी हम लोग आप लोग के लिए लॉन्च करने वाले हैं वो जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बिना कुछ देर के हुए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यूज़ पे। तो न्यूज़ क्या है, देखिए समाचार में ये क्यों है, तो देखिए क्या है, 16 जुलाई 2026 से भारत यूके कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको सेटा बोला जा रहा है, लागू हो गया है। ठीक है, कब? 16 जुलाई यानी आज से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है कि यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर खोलेंगे। कैसे खोलेगा भाई? तो पहले तो सेटा के हम लोग जानकारी देखते हैं कि सेटा है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए व्यापक आर्थिक समझौता जो है, व्यापार समझौता है। क्या है ये? तो ये भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि वस्तुएं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना, तकनीकी सहयोग को बढ़ाना, पेशेवरों की आवाजाही यानी मोबिलिटी को आसान बनाना, दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना, इसके पीछे उद्देश्य है सेटा के पीछे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या किया गया है, तो देखिए पहला तो है कि वस्तुओं का व्यापार यानी ट्रेड इन गुड्स। देखिए भारत के 99% जो निर्यात होगा, मतलब भारत से जो निर्यात होगा, यूके में शुल्क मुक्त रहेगा, यानी ड्यूटी फ्री एक्सेस उसको मिलेगा। भारतीय वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, चमड़ा हो गया, रत्न हो गया एवं आभूषण हो गया, इंजीनियरिंग उत्पाद हो गया आदि को बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा है सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन सर्विस। देखिए लाभ लाभ मिलने वाले जो क्षेत्र है हमारे, जो कि क्या क्या है, तो आईटी सर्विस। ठीक है, देखिए कौन कौन है, आईटी सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बिजनेस सर्विस हो गया, ये सारी चीज़ों को लाभ मिलेगा। अब थर्ड क्या है, तो थर्ड है आपका एमएसएमई को लाभ। तो कैसे एमएसएमई को लाभ मिलेगा, तो छोटे जो उद्योग है उनको एक नया बाजार मिलेगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा। फोर्थ है आपका किसानों का लाभ। किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, तो कृषि एवं खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे, आय बढ़ने की संभावना है। अब फिफ्थ है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी होगी, मतलब आवागमन होगा। भारतीय इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आईटी प्रोफेशनल हो गया आदि को यूके में काम करने का अवसर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था न्यूज़ में, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है, ये हम लोग समझे। देखिए यह समझौता में सुनिश्चित करता है, ये समझौता जो हुआ सेटा, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनर एग्रीमेंट, उसमें ये सुनिश्चित किया है कि जो भारतीय कर्मचारी अस्थायी रूप से, ठीक है, नॉन परमानेंट रूप से क्या है, यूके में कार्य करेंगे, उन्हें भारत और यूके दोनों देशों में एक साथ सोशल सिक्योरिटी जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था वो अब नहीं देना पड़ेगा। जिससे लाभ क्या होगा कि दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान यानी डबल कंट्रीब्यूशन से राहत मिलेगी, भारतीय कंपनियों की लागत कम होगी, भारतीय पेशेवरों की प्रति स्पर्धात्मक बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अब भारतीय उद्योगों को लाभ कैसे होगा, तो देखिए क्या है, वस्त्र उद्योग जैसे तिरुपुर तिरुपुर जो है तमिलनाडु और सूरत गुजरात, ठीक है, के निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलेगा। पहले बांग्लादेश और कंबोडिया की तुलना में शुल्क का नुकसान था, अब भारतीय वस्त्र की अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। अन्य अन्य लाभार्थी क्षेत्र भी होंगे, लेदर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गए, इन सबको भी लाभ मिलेगा। व्यापार के आंकड़े क्या है, तो देखिए 2024 में भारत यूके के व्यापार जो है लगभग आपका 45 बिलियन यूरो आपका था। अब वहीं 2026 में बढ़कर कितना हो गया आपका, 48 बिलियन यूरो बढ़ गया हो गया है। ठीक है, यह वृद्धि सेटा लागू होने से पहले हुई थी। भारत के लिए महत्व क्या है, आर्थिक महत्व है, क्या है, निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशों में मुद्रा में आय बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रणनीतिक महत्व क्या है, तो विकसित देशों के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन जो है में भारत की भागीदारी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर
को समर्थन मिलेगा। ठीक है, अब इसका चुनौतियाँ भी हैं, तो देखिए चुनौती भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है चुनौती? तो घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। गुणवत्ता मानकों यानी स्टैंडर्ड्स का पालन आवश्यक होगा। कृषि क्षेत्र में एसपीएस यानी सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो है आपका कहीं न कहीं नियम चुनौती बन सकता है। एमएसएमई को तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता होगी। ओके, अब देखिए आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चंस लगाया गया। प्लीज़ आप लोग लिखते नहीं है यार, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि प्लीज़ डेली लिखा कीजिए। वेब्स एकेडमी 24 आप सर्च करके देख सकते हैं, उससे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जुड़कर ये आंसर भेज सकते हैं। देखिए आज क्या है कि थोड़ा-सा मैं इसको बताना चाहा हूँ कि कैसे-कैसे आपको परिचय कैसे लिखना है, मेन बॉडी क्या होगा, चुनौतियाँ कैसे है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये बता। देखिए क्या है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। अपन क्या है, अपन को क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता यानी सेटा भारत की निर्यात क्षमता, सेवा क्षेत्र और वैश्विक आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करेगा? चुनौतियों सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, तो 250 शब्द। तब पहला तो है कि इसमें लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को जो इंट्रोडक्शन होता है उस पार्ट में सेटा का उद्देश्य लिखना है। तो क्या क्या उद्देश्य है सेटा का, यानी कॉम्प्रहेंसिव जो व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता है उसका उद्देश्य लिखिएगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे लिखिएगा। उसके बाद उद्देश्य लिखकर मेन बॉडी में जब आइएगा तो उसमें निर्यात क्या क्या निर्यात होगा, एमएसएमई को कैसे लाभ होगा, कृषि पर क्या लाभ होगा, सेवाएं क्या क्या है, रोजगार क्या क्या है, निवेश क्या क्या है। ठीक है, स्किल मोबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद जो चुनौतियाँ आएगा तो कैसे है, प्रतिस्पर्धा में चुनौती आएगा, गुणवत्ता मानक जो चुनौतियाँ ये जो है ये चारों आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही आप लिखिएगा। ठीक है, शुरुआत में निष्कर्ष उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि सेटा भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने और वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बस इतना ही आप लिखिएगा प्लीज़, आप लोग को बस और कुछ नहीं लिखना है। और फिर मैं एक इसका मॉडल आंसर मैं दूंगा। मैं बताने का कोशिश किया हूँ कि कैसे कैसे लिखना है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा केयरफुली आप लोग ज़रूर ध्यान में रखते हुए करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, एमसीक्यू पे। भारत यूके के सेटा जे के संबंध में कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है। बिल्कुल, इसके अंतर्गत 99% निर्यात को भारत के जो 99% निर्यात को यूके में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल, और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का उद्देश्य है भारतीय पेशेवरों पर दोहरी जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का बोझ को कम करना। बिल्कुल ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो न्यूज़ है क्या बोला जा रहा है कि समाचार में क्यों है कि 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है यानी मनरेगा जो था उसकी जगह पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी 2025 को लागू किया गया। इसके बाद जो लाइव टेक इंडिया की रिपोर्ट आया है, एक लाइव टेक इंडिया है रिपोर्ट है, उसमें दावा किया गया है कि लाखों श्रमिकों के नाम ग्रामीण रोजगार योजना से हट गए हैं। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन दावों का खंडन किया है। तो देखते हैं, पहले तो समझते हैं कि बीबीजी रामजी है क्या। तो देखिए क्या है इसका फुल फॉर्म, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, और यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है और इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी एमजी नरेगा 2005 का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण रोजगारों को केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखकर आजीविका, टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण और जलवायु अनुकूलन विकास एवं तकनीक आधारित शासन से जोड़ना है। तो ये आप समझ गए कि क्या है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। ठीक है, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जल संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन का विकास करना है, डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। विकसित भारत जो @2047 जो है के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण विकास करना है।
ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है इसमें, तो पहला तो है रोजगार की गारंटी। देखिए प्रत्येक पात्र जो ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की अकुशल, ठीक है, अनस्किल्ड मजदूरी मजदूरी रोजगार देगा, जो मनरेगा में पहले 100 दिनों की तुलना में अधिक था। पहले 100 दिन था, जो अब 125 दिन देगा। देखिए इसमें जो भी प्रत्येक जो वयस्क लोग होंगे उनको ये रोजगार दिया जाएगा। एक सौ दूसरा है कि नया जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड है जारी किया जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड के स्थान पर अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ई केवाईसी एवं डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की गई है। दूसरा है आपका विकसित ग्राम पंचायत प्लान। ये वर्ड याद रखिएगा, जो ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जो दिया जा रहा है और ई केवाईसी एवं डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी आपको आगे जब न्यूज़ पढ़ेंगे ना तो वो काम देगा आपको। ठीक है, देखिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना विकास एवं रोजगार योजना तैयार करेगी। विभिन्न योजनाओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस जो किया जाएगा। फोर्थ है आपका तकनीक आधारित कार्यान्वयन होगा। जैसे जीआईएस आधारित योजनाएं चलाई जाएगी। ई केवाईसी होगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है एफआरएस वो लागू होगा। डीबीटी के माध्यम से मजदूरी भुगतान मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके डायरेक्ट आपका खाता में आ जाएगा पैसा। डिजिटल मॉनिटरिंग एवं सोशल ऑडिट किया जाएगा। अब देखिए प्राथमिकता वाले कार्य इसके क्या क्या रहेंगे जो कार्य किया जाएगा, तो 318 जो है अनुमन्य जो कार्यों में विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें आपका जल संरक्षण है, वर्षा जल संचयन हो गया, सिंचाई हो गया, तालाब एवं जलाशय हो गया, वृक्षारोपण हो गया, ग्रामीण सड़क हो गया, सामुदायिक परिसंपत्ति हो गया, जलवायु अनुकूलन कृषि हो गया। इनमें से 107 कार्य जल सुरक्षा से संबंधित है। 318 में 107 कार्य जो है जल सुरक्षा से संबंधित कार्य रहेंगे। अब वित्त पोषण इसका कैसे होता है, फंडिंग देख लेते हैं। तो फंडिंग पैटर्न जो है समान राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 अनुपात में 60:40 में है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 में है। संस्थागत जो व्यवस्था रहेगा ये कौन है, ग्राम पंचायत हो गया, जिला कार्यक्रम समन्वयक हो गया, राज्य ग्रामीण रोजगार परिषद हो गया, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार परिषद हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। तो ये संस्थागत व्यवस्था है। अब आते हैं हम लोग पूरे जो आपका बीबी राम जी विकसित भारत जो गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जो ग्रामीण वाला एक्ट 2025 का, वो पूरी डिटेल हम लोग समझ गए। अब इसका जो न्यूज़ पे आते हैं। लाइव टेक इंडिया की रिपोर्ट प्रमुख निष्कर्ष देता है। क्या निष्कर्ष देता है, तो पहला है पंजीकृत जो श्रमिकों में कमी हुई है। पहले 27 करोड़ लोग थे, ठीक है, वही अब क्या हो गया 26.33 करोड़ हो गए। लगभग आपका 67.6 लाख यानी 2.5% की कमी दर्ज की गई है। वहीं दूसरा है कि सक्रिय श्रमिकों में कमी आया। पहले 10 करोड़ सक्रिय थे, देखिए 26 करोड़ या 27 करोड़ तो नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन 10 करोड़ उसमें सक्रिय थे। लेकिन अब क्या है 10.84 करोड़ था, लगभग आपका 26 लाख का इसमें कमी आया है, जो अभी 10.57 करोड़ हो गए। ये भी कमी जो हुआ है 2.43%। सबसे अधिक प्रभावित वाले राज्य हैं बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब देखिए सरकार का इसमें पक्ष क्या है, तो देखिए क्या है, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उनके अनुसार बोला जा रहा है कि यह आंकड़े डायनेमिक है और नियमित रूप से अपडेट होते रहते हैं। राज्यों द्वारा सत्यापन, नवीनीकरण एवं रिकॉर्ड अपडेट के लिए किए जाते हैं। किसी भी श्रमिकों को केवल ई केवाईसी या फेस ऑथेंटिकेशन न होने के कारण रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। लगभग 84,000 ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनसे आपका 1.91 लाख श्रमिक जुड़े हैं। अब यहाँ पे मुख्य विवाद क्या है, तो मुख्य विवाद है कि लाइफ टेक इंडिया ने कहा कि ई केवाईसी पूरा न कर पाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा स्पष्ट नहीं है। वहीं फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है वो विफल होने पर प्रक्रिया अस्पष्ट है। ठीक है, हटाए गए श्रमिकों को पूर्व सूचना, ग्राम सभा सत्यापन और अपील का अवसर मिला या नहीं, यह सार्वजनिक डेटा स्पष्ट नहीं है। तो ये कहना है लाइफटेक इंडिया का। अब डिजिटल सत्यापन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है, जो मैं आपको बताया था कि केवाईसी वाला वर्ड जो है ध्यान में रखते हैं। देखिए आधार आधारित भुगतान, ई केवाईसी
फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, संभावित जो समस्याएं हैं इंटरनेट की कमी है, बायोमेट्रिक में विफलता है, तकनीकी त्रुटियां हैं, डिजिटल साक्षरता का अभाव है, वास्तविक जो लाभार्थी के बाहर होने यानी एक्सक्लूजन एरर का जोखिम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। हम मनरेगा की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो देखिए, अधिनियम 2005 में ये आया था और कानूनी अधिकार आधारित योजना था और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार देता था। रोजगार 15 दिनों में न मिलने पर ये बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करता था। सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट का प्रावधान था। ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण इसमें भूमिका थी। अब चुनौतियाँ क्या है पूरे ये ग्रामीण जो भी बीवी राम जी में, तो देखिए, डिजिटल बहिष्करण, ई केवाईसी एवं एफआरएस संबंधी तकनीकी समस्या है, डेटा पारदर्शिता की कमी है, अपील एवं शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, राज्यों में असमान कार्यान्वयन हो रहा है। आगे की राह क्या होना चाहिए, तो ऑफलाइन सत्यापन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए, डिजिटल प्रमाणीकरण विफल होने पर वैकल्पिक पहचान स्वीकार किया जाए, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाए, ग्राम सभा आधारित सत्यापन को प्रभावी बनाया जाए, डिजिटल तकनीक और समावेशन के बीच संतुलन बनाए जाए। ये आगे का राह आप बता सकते हैं। अब देखिए, इसका एमसीक्यू देख लीजिए क्या है। तो एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मनरेगा एक अधिकार आधारित ग्रामीण रोजगार कानून है, बिल्कुल। और बीबी जीराम जी 2025 के तहत केवल ई केवाईसी पूरा करने वाले श्रमिकों को ही रोजगार प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि जिसका ई केवाईसी नहीं हो रहा है उसको नहीं मिलेगा। सोशल ऑडिट ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल। एक और 3 किस्में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, न्यूज़ है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि समाचार में ये क्यों है न्यूज़। तो देखिए, 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले संसद, देखिए 20 जुलाई से संसद शुरू होने वाला है जिसमें मानसून सत्र चलेगा। उसमें संविधान 131वां संशोधन जो विधेयक है प्रमुख विषय रहेगा। इस विधेयक का उद्देश्य है लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना तथा नए परिसीमन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करना। ठीक है, इसके लिए जो संविधान संशोधन आवश्यक होने के कारण सरकार को दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब देखिए, संविधान 131वां संशोधन विधेयक है क्या, ये मुख्य प्रस्तावक। तो देखिए, पहला तो है कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 करना है और नवीन जनगणना के आधार पर जो 2027 में जो जनगणना होगा, सेंसस जो चलेगा, उस पर परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। महिला आरक्षण 106वां जो संविधान संशोधन हुआ था जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम बोला जा रहा है, उसके प्रभाव क्रियान्वयन की मार्ग प्रशस्त कराना इसका मुख्य प्रस्तावक है आपका 131वां संशोधन विधेयक की। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि परिसीमन है क्या। तो देखिए, परिसीमन का अर्थ होता है कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार लगभग समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। उद्देश्य है कि एक व्यक्ति एक वोट एक समान मूल्य यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत को लागू करता है। ये जनसंख्या परिवर्तन के अनुसार सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है। अब परिसीमन आयोग क्या है, तो देख लेते हैं। गठन इसका संसद द्वारा किया जाता है जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंतर्गत होता है। संरचना इसका कैसा है, तो परिसीमन आयोग का तो सेवानिवृत्त जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्य होते हैं। संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। विशेषता क्या है इसको, तो आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं। इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये सबसे बड़ा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपका क्या है पॉइंट है। संसद या राज्य विधानमंडल जो है इनमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिए। अब परिसीमन का संवैधानिक आधार क्या है, तो अनुच्छेद 82 जो है प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कानून बना सकती है और अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों के विधान सभा की सीटों की परिसीमन का प्रावधान किया गया है। तो 82 और 170 याद रखिएगा आर्टिकल।
परिसीमन का इतिहास तो 1952 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1973 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2001 के जनगणना के आधार पर सीमाओं का पुनर्निर्धारण, लेकिन राज्यों के बीच सीटों की संख्या नहीं बदली गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों का पुनर्वितरण पर रोक लगाई गई थी। 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह रोक 2026 तक बढ़ाई गई। 27वां संविधान संशोधन 87वां ठीक है, ये 87th जो संविधान संशोधन है ये 2001 के द्वारा जो जनगणना के आधार पर केवल सीमाएं बदली गई थी, सीटों की संख्या नहीं। तो ये थोड़ा सा मुख्य तथ्य है, याद रखिएगा। अब वर्तमान में विवाद क्या है, तो वर्तमान में विवाद है कि दक्षिणी राज्यों की चिंता है। क्या चिंता है भाई, तो दक्षिण भारत के कई राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इनकी जो जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। यदि सीटों का पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिणी राज्यों को प्रतिनिधित्व जो होता है वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती है और इसे जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को दंड के रूप में देखा जा रहा है। तो ये वर्तमान विवाद में ये चिंता है। एक है समान 50% वृद्धि का प्रस्ताव। कुछ दलों ने सुझाव दिया है कि सभी राज्यों की जो सीटों में समान 50% आप वृद्धि कर दीजिए। इससे क्या होगा कि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात काफ़ी हद तक बना रहेगा और विवाद कम हो सकता है। महिला आरक्षण के संबंध में तो 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में जो 33% आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा और इसलिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। ठीक है। अब संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत क्या है, तो अनुच्छेद 368 के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। उपस्थित एवं जो है मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यक है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यदि संशोधन संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करता है तो कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक हो सकती है। चुनौतियाँ क्या है, तो उत्तर एवं दक्षिणी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन का चुनौती बन रहा है। संघीय ढांचे पर संभावित प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक सहमति बनाना बहुत जरूरी है। जनसंख्या बनाम विकास प्रदर्शन का प्रश्न भी उठेगा। महिलाओं के आरक्षण के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं चुनौतियाँ उठ सकती है। अब हम लोग ये आगे की राह इसका बता सकते हैं। तो सभी राज्यों से व्यापक परामर्श लेने की आवश्यकता है। परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की जरूरी है। ठीक है, और आपको क्या है कि संघीय संतुलन बनाए रखने वाले जो व्यवहारिक मॉडल बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को चिंताओं का समाधान करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग को लगाया गया, प्लीज़ आप लोग लिखा कीजिए वेब्स एकेडमी 24 आप लोग को, और इसमें भी आपको समझा दिया गया है कि कैसे कैसे आप लोग को लिखना है। तो टेलीग्राम लिंक जो है हमारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है टेलीग्राम और उसके बाद लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग क्लिक करते ही आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन भारतीय लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु यह संघवाद एवं क्षेत्रीय संतुलन से जुड़े प्रश्न भी उत्पन्न करता है। वर्तमान संदर्भ में इसका चर्चा कीजिए 250 शब्दों में। आप लोग लिखना कैसे है, तो देखिए लिखना क्या है कि परिसीमन का अर्थ एवं संवैधानिक आधार पहले बता देना है। समान प्रतिनिधित्व का महत्व बताना है। दक्षिण बनाम उत्तर राज्यों की चिंताएं बताना है। महिला आरक्षण से संबंध कैसे है ये बता देना है। और संघीय संतुलन एवं आगे की राह आपको बताते हुए बस लिख देना है। प्लीज़ आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए यार, मैं बहुत हद तक आपको बताने का कोशिश करता हूँ। आप लोग को फिर जो भी बंदा या जो भी लर्नर लिखेगा उसको डेली मॉडल आंसर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि अनुच्छेद 82 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। बिल्कुल। 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसने लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का पुनर्वितरण पर रोक लगा दी थी, जो अवधि 2026 तक बढ़ाई गई थी। बिल्कुल सही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत महिला आरक्षण क्रियान्वयन परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट न्यूज है, क्या है, क्यों है न्यूज में, तो भारतीय रिजर्व बैंकों ने
एवं अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए गाइडेंस एवं रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस फॉर डाटा गवर्नेंस का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि डेटा की गुणवत्ता यानी डेटा क्वालिटी में सुधार हो, डेटा सुरक्षा यानी डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना है और डिजिटल पर्सनल जो डाटा प्रोटेक्शन है डीपी एक्ट 2023 के अनुरूप डेटा का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये है न्यूज में क्यों था जो। अब पहले है हम लोग जानते हैं कि डेटा गवर्नेंस है क्या। तो डेटा गवर्नेंस वह प्रणाली होता है जिसके माध्यम से किसी संस्था में जो डेटा का संग्रह करना, कलेक्शन करना, उसके भंडारण करना, उसका उपयोग करना और साझाकरण करना यानी शेयरिंग करना, सुरक्षा करना और नष्ट करने तक का पूरे जीवन चक्र यानी डाटा लाइफ साइकिल का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है, उसी को बोला जाता है डेटा गवर्नेंस। ठीक है, उद्देश्य इसके पीछे क्या है, तो सही एवं विश्वसनीय डेटा रखना, डेटा की गोपनीयता बनाए रखना, साइबर सुरक्षा करना, नियामकीय अनुपालन करना और बेहतर निर्णय निर्माण करना। ठीक है, अब आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया है, इसके पीछे रीजन क्या है भाई, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसके पीछे रीजन जो है कि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एआई और फिनटेक के तेजी से विस्तार के कारण बैंकों के पास विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है। यदि डेटा का सही प्रबंधन न होता है तो साइबर हमले होंगे, डेटा चोरी हो सकता है, वित्तीय धोखाधड़ी हो सकता है, नियामकीय उल्लंघन होगा, ग्राहकों का विश्वास कम होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण जो है कि आरबीआई ने डेटा गवर्नेंस का कदम उठाया है, ये ऐसा मसौदा तैयार किया है। ठीक है, अब देखिए आरबीआई का जो ड्राफ्ट गाइडेंस जो के मसौदे ड्राफ्ट गाइडेंस है, उनकी प्रमुख बातें क्या है। तो पहला तो है डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। देखिए, प्रत्येक बैंक एवं अन्य आरईएस को व्यापक डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना है। ठीक है, बनाना होगा, ये ऐसा बोला गया है आरबीआई के द्वारा। दूसरा है कि आपका रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाना है। फ्रेमवर्क निम्नलिखित के अनुरूप होगा, जैसे संस्था का आकार, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, तकनीकी अवसंरचना क्या है, जोखिम प्रोफाइल क्या है, तो ये सारी चीज़ें बनाना होगा। थर्ड है आपका डेटा जीवन चक्र यानी डाटा लाइफ साइकिल का प्रबंधन करना होगा, जिसमें शामिल होगा डेटा संग्रह, डेटा भंडारण, डेटा का उपयोग, डेटा साझा करना, डेटा संग्रहण अवधि करना, डेटा को डिलीटेशन यानी हटाना। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, तो फोर्थ जो आपका है डाटा क्वालिटी का बात करता है। डेटा होना चाहिए सटीक यानी एक्यूरेट, कंप्लीट यानी पूर्ण, कंसिस्ट यानी कंसिस्टेंट यानी संगत, रिलायबल यानी विश्वसनीय और टाइमली यानी समय पर अद्यतन। ठीक है, फिफ्थ है आपका जवाबदेही। ठीक है, यानी अकाउंटेबिलिटी आपका यहाँ पे बात कर रहा है। बैंकों को स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि डेटा का स्वामी यानी डेटा का ऑनर कौन होगा, डेटा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होगी। सिक्स है आपका वार्षिक समीक्षा। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को कम से कम वर्ष में एक बार समीक्षा की जाए, आवश्यकता अगर पड़ने पर उसको अधिक बार भी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब है कि डीपीडी यानी डाटा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 से कैसे ये संबंध है। तो आरबीआई का यह फ्रेमवर्क डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के ये अनुरूप है। कैसे, तो देखिए डीपीडी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, उपयोगकर्ता की सहमति लेना, डेटा के दुरुपयोग पर दंड देना, डेटा प्रिंसिपल यानी डाटा प्रिंसिपल के अधिकारों के रक्षा करना। तो यही तो काम कर रहा है आरबीआई का फ्रेमवर्क, जो अभी गाइडेंस जो दिया है। रेगुलेटेड एंटिटीज क्या है, तो आरईएस क्या है, कौन है, तो देखिए आरबीआई द्वारा जो विनियमित संस्थाएं हैं, जैसे आपका अनुसूचित बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गए, भुगतान बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, अन्य आरबी द्वारा जो नियमित वित्तीय संस्था है उसको रेगुलेटेड एंटिटीज यानी आरईएस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका महत्व क्या है, तो ग्राहकों के लिए क्या है, डेटा गोपनीयता में सुधार आएगा, साइबर धोखाधड़ी का जोखिम कम होगा, बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा। बैंकों के लिए क्या होगा, तो बेहतर जोखिम प्रबंधन होगा, नियामकीय अनुपालन होगा, डेटा आधारित निर्णय लेने में सुविधाएं होंगी। ओके, प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन की सुरक्षा होगा। चुनौतियाँ क्या क्या है, तो देख लीजिए चुनौतियाँ भी। तो साइबर सुरक्षा का लागत बढ़ेगा, पुराने आईटी सिस्टम का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता होगा, कुशल डेटा विशेषज्ञों की कमी है, एआई और बिग डाटा के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा सुनिश्चित करना कठिनाई है। ठीक है, अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो आज आपको बताया गया था शुरू में ही कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा निर्गमन और वित्तीय स्थिरता का जो है क्या है, प्रमुख नियामक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके तहत, और इसको राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो प्लीज़ आप लोग इतना याद रखिएगा। और स्थापना का आधार बना था हिल्टन यंग कमीशन, जो रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926 की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना किया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1935 में इसको 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया और 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो मुंबई में है। उद्देश्य क्या है, तो मूल स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, आर्थिक विकास को समर्थन देना, बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, जनता का बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास बनाए रखना। ठीक है। अब देखिए आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला है मौद्रिक नीति का संचालन करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी के माध्यम से रेपो रेट तय करता है। दूसरा है मुद्रा ये जारी करता है। देखिए 2 रुपया से लेकर 50 रुपया तक, 500 तक के नोट का जारी करता है। जो आपका 1 रुपया का है ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट सभी और सभी सिक्के भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। थर्ड है सरकार का बैंकर ये कहलाता है। केंद्र और अधिकांश जो राज्य सरकारों के बैंक में एक बैंक के रूप में कार्य करता है। ये सरकारी ऋण का प्रबंधन करता है। फोर्थ है कि बैंकों का बैंक है कहलाता है। बैंकों के नगद भंडारण यानी सीआरआर रखता है। आपका आवश्यकता पड़ने पर बैंकों का ऋण देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसको माना जाता है। थर्ड है फिफ्थ है आपका कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेमा जो जिसको बोला जाता है 1999 के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन का प्रबंधन करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण यानी फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन ये करता है। ठीक है। और 6 क्या काम है, तो बैंकिंग विनियमन करता है। जैसे वाणिज्य बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, एनबीएफसी जो हो गया, भुगतान बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इनका नियमन एवं पर्यवेक्षण करने का कार्य करता है। 7 हो गया आपका भुगतान एवं निपटान प्रणाली कार्य करता है। यूपीआई हो गया, आरटीजीएस हो गया, निफ्ट हो गया, आपका डिजिटल भुगतान प्रणाली होगा, इन लोग का नियमन करता है। अब आरबीआई के प्रमुख मौद्रिक नीति क्या है, तो देखिए एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। ठीक है। यानी क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है। टूल तो ये देखिए क्वांटिटिव ये पूछता है आपसे। ठीक है। तो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी आपका लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। ये सारी कैसा टूल्स है, तो मात्रात्मक है, यानी आपका क्वांटिटिव टूल्स है। ठीक है। कितना मात्रा में है मान लिया जाए वो ये मापता है। वही क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ठीक है। आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन भी। ठीक है। क्वालिटेटिव क्या है, तो मोरल सुएशन। ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गुणात्मक है। ठीक है। अब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये सारी जो चीज़ें हम लोग जो है ना, ये सारी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये बात थोड़ा यहाँ पे समय कम रहने के कारण आप लोग को बताते हुए चलना पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो गठन इसका 2016 में किया गया। आधार आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन 2016 में किया गया। और कुल सदस्य 6, जिसमें 3 आरबीआई से आते हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं और निर्णय बहुमत से होता है। अगर 3-3 वोट आ गया, समान वोट आने पर आप निर्णायक जो मत देने का अधिकार आरबीआई के गवर्नर को होता है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए। आरबीआई की सहायक संस्थाएं कौन कौन है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और दूसरा है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है कानून का, तो आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फेमा एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है। देखिए इसका एमसीक्यू देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और कथन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुआ। बिल्कुल। 1 रुपया का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल नहीं, भारत सरकार द्वारा। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का संबंधी मार्गदर्शन जारी किया है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य है डेटा गुणवत्ता, सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना। सही है। यह डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुरूप डेटा प्रबंधन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और 4 फाउंडेशन कोर्सों में आप लोग स्टडी गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट पाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।